पढ़ाई करते समय भी यही होता है। अगर आप CA/CS की पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि 10 लाख लोग बैठते हैं, मैं कैसे निकलूंगा, 10 लाख लोग बैठते हैं MD मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा MBBS में सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि स्कूल में कंपटीशन करने वाले इतने सारे लोग हैं, मैं तो 10 नंबर में हूं, मैं पहले कैसे आऊंगा। तो आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब भी आपके हृदय में कोई विचार पैदा हो और उस विचार के विरोध में जब तक आपके हृदय में एक नकारात्मक विचार पैदा ना हो, तब तक उस विचार के पूरे होने की 100% संभावनाएं रहती हैं। फिर से कहूं, आपके हृदय में कोई विचार पैदा हुआ कि मुझे ऐसा करना है, मुझे माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी को चढ़ना है, विचार पैदा हुआ। अब जब तक आपके हृदय में इसका नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं होता, जब तक आप ये नहीं सोच लें अरे वहां चढ़ेंगे फिसल गए तो, गिर गए तो, अब मान लो वहां पर चढ़े ठंडी कितनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होगी, खाने की क्या जरूरत होगी, गड़ छूट जाएगा। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं वैसे ही आपके पॉजिटिव थॉट्स की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। चाहे आप 4th क्लास में पढ़ते हो, आप 6th में पढ़ते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप घर चलाते हो, चाहे आप साधना करते हो, चाहे आप आचार्य हो, चाहे अरिहंत हो, जहां भी नकारात्मक विचारों ने आपके जीवन में प्रवेश किया और आप असफल होना शुरू हुए, और यही नकारात्मक विचार जब तक दिमाग में नहीं आते, अरे नहीं हम सब कर लेंगे, तुमने इसके माइनस पॉइंट्स के बारे में सोचा नहीं, हमने माइनस पॉइंट्स के बारे में ना देखा ना सोचा, मात्र हमने पॉजिटिव पॉइंट सोचा, अपना लक्ष्य। महाभारत के उस प्रसंग से अपने को भी प्रेरणा लेनी है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सारे शिष्यों से एक साथ कहा कि तुम्हें पेड़ में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है कि डाल पत्ती, कोई कह रहा है कुछ, कोई पंछी, कोई चहचहाट, दुनिया भर की बातें। लेकिन लक्ष्य भेदने वाले ने कहा कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब तक आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखाई देता रहेगा, तब तक आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे बाहर रह करके कर रहे हैं, इंदौर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कोटा में, रायपुर में, भिलाई में, कहीं भी रह करके आपका बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करता है, पास करता है, आपको क्या लगता है बच्चा क्यों पास नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं। कोई भी बच्चे CA/CS करने वाले, IAS करने वाले, IPS करने वाले, IRS में जाने वाले, सिम्बायोसिस में जाने वाले, ME करने वाले, BTech करने वाले, ये अपने कंपटीशन में पास क्यों नहीं होते हैं पहली बार में? इसका सबसे बड़ा कारण एक तो नेगेटिव थॉट्स है, और दूसरा उन्होंने अपने कंपटीशन का बैकअप तैयार करके रखा है। हर पढ़ने वाला स्टूडेंट जब आपके घर से निकल करके कहीं भी कोचिंग एलिन ज्वाइन करता हो, चाहे वो बाजीराव ज्वाइन करता हो, चाहे कहीं भी ज्वाइन करता हो, नाहटा जाता हो, चाहे कहीं भी पढ़ता हो, उसके दिमाग में जब तक ये बैकअप रहेगा कि अगर मेरा IPS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। जब तक आपके पीछे आपके दिमाग में आपका बैकअप है, तब तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। और अगर आपके दिमाग में बैकअप नहीं है, अगर मुझे करना ही है, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो सर्विस क्लास वालों में देखिएगा आप रह करके कि अगर पिता सर्विस क्लास में रहते हैं तो बच्चे की सर्विस 100% लग जाती है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरा अगर सर्विस नहीं लग रही है तो इसके अलावा मेरा कोई बैकअप नहीं है। और जो बिजनेस सेक्टर से बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं और अर्थकारी विद्या पढ़ते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन जो लेने के लिए बड़े बड़े हायर इंस्टीट्यूट में, IIT में जाते हैं, किसी भी बच्चे के दिमाग में जब तक बैकअप रहेगा कि अगर मैं CA में पास नहीं हुआ तो पापा की दुकान चला लूंगा, अगर मेरा MD MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं BDS कर लूंगा, अगर मेरा BDS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं DMLT के कोर्स करके पैथोलॉजी की दुकान खोल लूंगा, अगर मेरा वकालत में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपना चेंज कोर्स करके कॉमर्स को पकड़ के कहीं और चला जाऊंगा। आपने जब आप घर से निकले हैं तो अपना बैकअप साथ में लेकर के निकले हैं, और जो आदमी अपना बैकअप साथ में लेकर के निकलता है उसको अप नहीं होता, मात्र बैक होता है। और लाइफ में इसलिए बार बार बैक लगता है, पेपर क्लियर नहीं हो पाते हैं। CA के लास्ट पेपर में देखना कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक पेपर से रुक जाता है, और जैसे ही वो एक पेपर से 4-6 बार रुक जाता है तो फिर वो अपना बैकअप एक्सक्यूज चूज करता है कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं। उसने दिमाग में आपका बैकअप आपको आगे नहीं होने देता।
और आचार्य श्री जी कभी भी अपना बैकअप नहीं रखते साथ में। आप तो अपने मोबाइल का भी बैटरी बैकअप रखते होंगे ना, उनका कोई बैकअप नहीं है लाइफ का। गुरुदेव इस कृतिकार मुख माटी के रचनाकार जब भी कोई काम करते हैं तो एक्सक्यूज कभी नहीं सोचते। महापुरुषों की खासियत रहती है, वो ये नहीं सोचते कि अगर ये नहीं कर पाए तो ये करेंगे। आचार्य श्री जी क्या सोचते हैं, पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। अगर आप ऐसा सोच बैठे कि मुझे पहले अपना धंधा करना ही है, मुझे अपना बिजनेस करना ही है, मुझे मंदिर जाना ही है, मुझे पूजा करना ही है, पहले मैं अभिषेक करूंगा, बाद में दुनिया के सारे काम करूंगा, पहले मैं सीए की पढ़ाई करूंगा, बाद में मैं दुनिया के सारे काम करूंगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अपना एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं और आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये एनर्जी इनबैलेंस करने का सबसे बड़ा कारण है आपकी माइंड का बैकअप। और आचार्य श्री जी यहां कृतिकार मुख माटी के रचनाकार क्या कहते हैं, इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, प्रयास करने से कभी अपने आप को छोड़ मत देना, और आलस से करना नहीं, और आलस भी मत करना। प्रकृति बदल रही है, ठंडी आ गई है, तब 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने अपना टाइम रूटीन चेंज कर लिया कि सुबह 4 बजे उठने वाले अब सोच रहे हैं 8 बजे उठेंगे, 8 वाला सोच रहा है 10 बजे उठेगा, और ये आलसीपन आपके दिमाग में आया और आपके एग्जाम के प्रत्येक सेकंड के 1 नंबर कम हो गए। कितनी बड़ी बात होती है कि अगर आपने 1 मिनट भी लेट किया तो आपकी मार्कशीट से मान लो 60 नंबर जा रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रगति के साथ अपने मन को बहलाने की कोशिश नहीं करते। वो तो ये देखते प्रगति कुछ भी हो, मेरी नियति जो है मैं तो वो करके रहूंगा। किराना दुकान वाले को देख लो, कितनी भी ठंडा क्यों ना हो, 7:30 पे दुकान खोल देता है, मतलब खोल देता है, और उसकी दुकान में मान लो धूप नहीं भी आती है, छाया में दुकान बिल्कुल ठंडी हो जाती है, उसके बाद भी वो दुकान में बैठा रहता है। क्यों? ये साधना है धन कमाने की। जैसे उसकी साधना है दुकानदार की धन कमाने की, ऐसे ही विद्यार्थी की साधना है विद्या का अर्जन करने की। प्रकृति से कभी भी अपने आप को ढालने की और प्रकृति के साथ मिल करके बहकने की कोशिश मत करना। मरी मछली होगी जो पानी के बहाव के साथ बहेगी। आप लोगों को सजगता की आवश्यकता है। टाइम मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। प्रकृति जैसे बदलती है, हमारा टाइम का बायोलॉजिकल क्लॉक भी चेंज धीरे धीरे होता चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। फिर आगे कितनी अच्छी बात, कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं आएंगी घाटियां, उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा नहीं आते, कभी कभी आता है, और वो भी सबको नहीं आता, किसी किसी को आता है। तो कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां, घाटियां क्या, उपसर्ग या परिचय, ये घाटियां हैं। उपसर्ग और परिचय रूपी ये घाटियां आ सकती हैं साधक के जीवन में, और जब वो उपसर्ग आता है या फिर जब वो परिचय जीवन में आते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता में, जिसके सामने समता शिरोमणि शब्द लिखा था, वे समता शिरोमणि कहलाने वाले भी थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। जब तक प्रतिकूल वातावरण नहीं है तभी तक हम अच्छे हैं, तभी तक हमारा स्वभाव अच्छा है, तभी तक हमारा व्यवहार अच्छा है, तभी तक हमारा संसार अच्छा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बनता है तो पहले यह समझना होगा कि प्रतिकूल वातावरण के कारण हमारी समता खो जाती है कि प्रतिकूल मन स्थिति के कारण हमारी समता खो जाती है। वातावरण तो अभी भी बहुत ज्यादा प्रतिकूल है। मान लीजिए आपको भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल वातावरण है। अब प्रतिकूल वातावरण के कारण आपको दुख है? नहीं, आपकी उस मन स्थिति के कारण कभी भी पौद्गलिक कोई भी द्रव्य दुख का कारण नहीं बनता। पौद्गलिक द्रव्यों के कारण अंतर्मन में उत्पन्न हुए विचार, वह मनस्थितियां ही आदमी के जीवन में प्रतिकूलता पैदा करती हैं। इसी को आचार्य श्री जी कहते हैं
कि अपने ही वातावरण में, अपने ही मन में अपना ही नरक पैदा करके ऐसा कौन सा जीव है जो अपने मन का नरक नहीं भोगता? परिस्थितियां ऐसी है ही नहीं, लेकिन आपने अपने मन के अंदर ऐसी परिस्थितियां विचारों में निर्मित कर ली है, और उस मन के नरक से तुम कितने त्रस्त हो। बगल वाले को तो पता भी नहीं है कि आपके मन के अंदर किसी प्रकार का संक्लेश है, कसाय है, ईर्ष्या है, द्वेष है। बगल वाले को तो पता भी नहीं है, और तुम क्या सोचते हो सब पता है, उसके बाद भी बन रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो ये जो मनस्थिति आपने खराब करी है अपनी, जिसके कारण आपको लग रहा है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, आप अपने आप को बच्चा समझते हैं, आप अपने आप को गधा समझते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को मजदूर समझते हैं, मजबूर समझते हैं, ये सब आपकी स्वयं की मानसिकता है। बगल वाले ने नहीं कहा कि तुम मजदूर हो, बगल वाले ने नहीं कहा तुम मजबूर हो, बगल वाले ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर यह कमी है। तुम अपने आप, तुमने अपने मन में एक ऐसा नरक बना लिया है, और तुम उस मन के नरक से कभी बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हारी खुद की धारणाएं संसार में रहते हुए भी तुम्हें संसार के सुख को दिखाने के लिए कार्यकारी नहीं बन पा रही। यहां पर कितने भी बड़े समता शिरोमणि क्यों ना हो, बड़े बड़े साधक मुनि महाराज भी क्यों ना हो, प्रतिकूलताएं आती हैं तो उनका मन भी डामाडोल हो जाता है। आचार्य कहते हैं आ सकती हैं, कैसी? थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन। विषमता क्या है? समता का उल्टा क्या है? समता क्या है? राग द्वेष से अपने आप को बचा करके मध्यस्थ बनाए रखना, यह है समता। तो विषमता क्या है? कि जिसकी थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी राग द्वेष की नागिन सूंघ सकती है। विषमता सूंघ सकती, विषमता मतलब राग द्वेष, राग द्वेष की नागिन सूंघ सकती है, और वह राही गुमराह हो सकता है। थोड़ा सा भी नो कर्म ऐसा मिल जाए और आप गुमराह भी हो सकते हैं, अपनी राह को छोड़ भी सकते हैं। उसके मुख से फिर गम की आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह, बोधि मतलब सम्यक ज्ञान, बोधि की चिड़िया वह फुर्र करके क्यों ना जाएगी? क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र करके क्यों ना जागेगी? साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा? तुमने अपनी साधना छोड़ दी। साधना स्खलित, स्खलित मतलब साधना से गिर जाना, फिसल जाना। साधना से फिसले जीवन में अनर्थ के अलावा और क्या घटेगा? तुम कंपटीशन में बराबर लगे थे, दौड़ते दौड़ते तुम दौड़ में खड़े हो गए, क्यों? मुझसे नहीं हो पाएगा। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के अलावा और क्या घटेगा? एक अपने जीवन में उत्थान करने का सबसे बड़ा सूत्र सीखो। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये भी अपने उत्थान का एक सूत्र सीखें। व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ये भी अपने उत्थान का एक ही सूत्र सीखें। साधना करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यही सूत्र है जो बता रहा हूं। किसी भी व्यवसाय केंद्र को चलाते हो, इंडस्ट्री चलाते हो, CACS का एग्जाम देने के लिए साधना कर रहे हो, कोई मोक्ष जाने के लिए भी साधना कर रहा है, उसके लिए आचार्य श्री जी कई बार कहते हैं 1111 का रूल लगाना चाहिए। 1111 का रूल चलते हैं लाइफस्टाइल में। ये 1111 का रूल क्या है? आपने पढ़ाई शुरू की, आपने अपना बिजनेस शुरू किया नया, आपने साधना शुरू करी नई। अब 1111 दिन तक ये मत सोचो कि इस साधना से, इस व्यवसाय से, इस पढ़ाई से मुझे कुछ मिलेगा। लाइफ में ये रूल लगा के देखना बंधुओं, बहुत इतना शानदार रूल है कि जिंदगी बदल देगा। 1111 का रूल कहलाता है। 1111 का रूल क्या है कि 1111 दिन तक मतलब 3 साल तक बिजनेस से ये मत सोचो कभी कुछ मुनाफा होगा। कारखाना डाला, 3 साल तक ये मत सोचो इससे पैसा निकलेगा। साधना करी, मुनि बना, आर्यका बना, 3 साल तक मत सोचो कि मेरी साधना की प्रकर्षता और प्रखरता मुझे खुद दिखाई देगी। CACS कर रहा है, 3 साल तक कुछ मत सोचो कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सिर्फ पढ़ो, सिर्फ करो। 1111 का रूल लगाओ मात्र, और 1111 दिन तक किसी भी पुरुषार्थ में पलटो मत,
किसी भी पुरुषार्थ करने में अपने आप में उससे किसी चीज की अपेक्षा मत रखो। 1112वां दिन आएगा और जिंदगी भर के लिए वो तुम्हारी साधना तुम्हें धन धान्य से भरने लगेगी। लेकिन हमारी आदत कैसी है? हमारी आदत व्हाट्सएप की लाइव जैसी हो गई है। आप मोबाइल खोल लो, एक चीज ऑन कर लो, एक चीज ऑन करते हो, 3 मिनट सुनते हो और 3 मिनट सुने, अरे यार इसमें कोई दम नहीं है, दूसरा लगा दिया। उसको भी तुमने 4 मिनट सुना, इसमें भी मजा नहीं आ रहा, नीचे वाला ऐड बहुत अच्छा दिख रहा है, इसको चालू कर दिया। ऐसा करते करते जिंदगी के कितने 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे रात के, दिन के, दोपहर के बर्बाद करते हो। 2 घंटे एक प्रवचन सुना होता तो 2 लाइन की बातें जिंदगी बदल देती। लेकिन 3-3 मिनट दुनिया भर के हर काम किए, हर चीज में मास्टर बनने की कोशिश करी और अंत में गधा बन करके बाहर निकले। क्या हुआ? दुनिया से हमारे यहां से 2 घंटे का टाइम कल भी चला गया था, 2 घंटे का टाइम आज भी चला गया और 2 घंटे का टाइम कल भी चला जाएगा। आज सुन रहे हो, अभी भी यही करोगे, 2 घंटे बाद भी 2 घंटे का टाइम चला जाएगा। समय की कीमत नहीं पता, साधना की कीमत नहीं पता कि आचार्य ने कहा 11-11 का रूल, 1111 दिन तक पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, 1111 दिन तक बिजनेस के अलावा कुछ नहीं, 1111 दिन तक साधना के अलावा कुछ नहीं। समय तो दो, समय नहीं देंगे। हर 5 मिनट में अंगूठे के जैसे दिमाग की मानसिकता और विचार बदलेंगे। 3 महीने किराने की दुकान खोली, इसमें मुनाफा नहीं हो रहा, कपड़ा की खोल लेते हैं, कपड़ा की खोल लो। कपड़ा की 4 महीने खोली, सीजन नहीं चला, समझ में नहीं आ रहा, एक रिडक्शन सेल लगा देते हैं, पूरे कपड़े की दुकान बेच डाली, पूरी की पूरी किराने की दुकान बेच डाली। अब क्या करें यार? जोशी को दिखाया था, वो कहता था कि लोहे का धंधा अच्छा रहता, लोहा का करके देखते हैं। अगले 3 महीने बाद लोहे का धंधा डाल दिया, फिर लोहा का, जैसे तुमने लोहा खरीदा, लोहा 50 रुपए था, तुम्हारे खरीदने के बाद 42 रुपए हो गया। फिर माथा कूटा, फिर महाराज के पास गए, महाराज कुछ उपाय बताओ। अब महाराज क्या उपाय बताएं भाई? महाराज ने तो एक ही चीज कहा, पिताजी कहते थे बनिया की बैक में पारस होता है, बस अपनी दुकान में बैठा रहे। वो शब्द मैं कहने नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता है। बता, दुकानदार अपनी दुकान में सिर्फ बैठा रहे, दुकान अपने आप चलती है। लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम दुकान खोलते हैं और दुकान में ग्राहक ही नहीं रहता, तो हम पड़ोसी की दुकान में जाकर के खड़े हो जाते हैं, बात करने लगते हैं, क्यों भाई क्या चल रहा है। अगर दिमाग भी नहीं चल रहा है बच्चों का, तो वो बच्चे भी यही करते हैं कि बुक्स को बंद कर देते हैं और दूसरी किताबें, दूसरा एंड्रॉइड खोल लेते हैं। जब एनर्जी में टी लगा दिया तो एनर्जी एक फ्लो में नहीं बहेगी, तो तुम्हारा वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं होने वाला है। सबसे पहले स्थिरता ले आओ कि मुझे एक काम एक तरीके से करना है, और ये स्थिरता नहीं है, इसी का नाम स्खलन है। और आचार्य यहां पर कहते हैं साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। तुमने साधना की ही नहीं, 1111 दिन की भी साधना कर लेते तो कहीं भी बैठ जाते, वहीं से पैसा निकलना शुरू हो जाता, वहीं से साधना का रंग दिखना शुरू हो जाता, वहीं से पढ़ाई में तुम ऊपर उठना शुरू हो जाते। लेकिन हमको हर 5 मिनट में मन के कारण अपने आप को बदलने की जो आदत पड़ गई है, सिर्फ हमारे विकास को रोकने का यह सबसे बड़ा कारण बन गया।